हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि शिक्षा के प्रति नज़रिया ग्रुप की ये लाइव प्रस्तुति है आज। और ये जो समूह है इसमें शिक्षा से जुड़े सभी लोग शामिल हो सकते हैं। सभी लोगों को यहाँ पर अपने विचार रखने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। तो ये पहली प्रस्तुति है जिसमें हमारे साथियों से विचार विमर्श के बाद हमने तय किया कि हम शिक्षण से जुड़े हुए कुछ अनुभव यहाँ पर पहली प्रस्तुति में साझा करें। तो आज जो है सबसे पहले मैं अपने शिक्षण से जुड़े अनुभव आपके साथ साझा करने वाला हूँ और एक ऐसे स्कूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो शायद ही आप विश्वास करें कि क्या इस धरातल पर ऐसा स्कूल भी हो सकता। अब आप पूछेंगे कैसा स्कूल। ऐसा स्कूल जहाँ पर बच्चे बिना कक्षाओं के सीखते हो। ऐसा स्कूल जहाँ पर बच्चे अपने शिक्षक के साथ पूरे मित्रवत संबंधों के आधार पर और यहाँ तक के भी नाम से पुकारते हो। जी नाम से, मेरे को बच्चे नवल जी बोलते थे, नाम से पुकारते हो। ऐसा शिक्षक, ऐसा स्कूल मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे स्कूल के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसा स्कूल जहाँ किसी प्रकार का दंड भय का उपयोग नहीं होता हो, जहाँ यदि शिक्षक देरी से आते हैं तो बच्चे उनसे कारण पूछ लेते हैं, आज क्यों लेट थे आप बताइए। ऐसा स्कूल जहाँ पर बच्चे आपसी सहयोग से सीखते हो और जहाँ पर कोई परीक्षाएं ना हो, ऐसे स्कूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। लग रहा है ना आपको गीजू भाई बदेगा का दीवा स्वप्न वाला स्कूल, पर ऐसा नहीं है। यदि ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से प्रयास किए जाएं तो ऐसे स्कूल जो है आप बना सकते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से चला भी सकते हैं। तो ऐसे ही एक स्कूल में काम करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। उस स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको और उस स्कूल की क्या मान्यताएं थी, क्या सिद्धांत थे, उनका डिटेल में अभी बातचीत नहीं करूंगा। उसके बारे में मैं आपको जो है जो मेरे अनुभव है उनके साथ जोड़ते हुए वो चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँगा। उनकी मान्यताओं को, सिद्धांतों को, पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग को, इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा संक्षेप में उसके बारे में बात करता हूँ कि ये स्कूल जो है कहाँ है और कैसा है। तो मुझे लगता है आपने सबने या ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये है दिगंतर, एक संस्था है, दिगंतर शिक्षा एवं खेलकूद समिति, जयपुर के थोड़ा सा आउटर में है ये। उस स्कूल के बारे में मैं बात करूँगा। रामलाल जी चौरसिया जी नमस्कार, मंजू जी, राजेश जी नमस्कार आप सभी को। रामलाल जी, आप तो इस स्कूल के बारे में बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं और इस स्कूल में शायद विजिट भी किए होंगे, गए भी होंगे एक दो बार। तो थोड़ा सा इस स्कूल के बारे में नमस्ते रामलाल जी, नमस्ते, मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये स्कूल 1978 से चल रहा था और आपने एक बहुत बड़े शिक्षाविद का नाम सुना होगा, डेविड हॉसब्रो। तो उनसे ट्रेनिंग प्राप्त दो व्यक्तियों ने इस स्कूल को स्टार्ट किया। डेविड हॉसब्रो एक स्कूल चलाते थे नीलबाग, जिसका नाम था, कर्नाटक में, बहुत ही फेमस स्कूल था ये। तो उनसे दो व्यक्ति जयपुर में ट्रेनिंग प्राप्त करके आए। उनमें से एक थे रोहित धनकर और एक रीना दास। रीना दास और रोहित धनकर ने वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जयपुर में 1978 में एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की। बंसीलाल जी परमार सर नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप इस चर्चा को सुनने के लिए आए हैं, अपना समय दिया आपने, शुक्रिया। तो मैं बता रहा था कि ये दोनों लोग जब वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए तो इन्होंने 1978 में एक छोटा सा स्कूल जयपुर में स्टार्ट किया और ये जो संस्था बनी दिगंतर, ये दिगंतर संस्था के तहत ये स्कूल संचालित किया जाता था और फॉर्मल तरीके से ये दिगंतर संस्था जो है 1987 में रजिस्टर्ड हुई। ठीक है, मैं इस संस्था से कैसे जुड़ा, मैं सीधा इस पे आता हूँ क्योंकि दिगंतर की हिस्ट्री बहुत लंबी है, वो अपना मकसद भी नहीं है अभी यहाँ पर उस पर चर्चा करना।
तो राजेश जी नमस्कार। तो मैं कैसे इस स्कूल से जुड़ा, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए 1997 में मैं दिगंतर से जुड़ा। मनोज जी नमस्ते। और 1997 में मेरे पास मुझे किसी सूत्रों से मालूम हुआ कि दिगंतर में शिक्षक के काम के लिए कुछ व्यक्तियों की ज़रूरत है। तो मैंने भी आवेदन किया और मेरा आवेदन सेलेक्ट हुआ, और सेलेक्ट होने के बाद एक लंबी प्रोसेस इंटरव्यू की होती है दिगंतर में, उससे मैं गुजरा और मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद में एक दिन मेरे पास फ़ोन आया घर पे दिगंतर से रीना जी का कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि ये ट्रेनिंग 4 महीने की पूर्णतः रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है, आवासीय ट्रेनिंग है। मैं तैयार हो गया क्योंकि मुझे इस तरह से काम करने में काफ़ी रुचि थी। मैंने दिगंतर का नाम पहले भी सुना था जब मैं संधान के साथ कुछ काम कर रहा था। तो मैंने हाँ कर दी और उन्होंने बोला मेरे को 7 तारीख को उन्होंने फ़ोन किया, 7 सितंबर 1997 को, और 9 सितंबर 1997 से वो ट्रेनिंग सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट हुई। तो मैं 8 सितंबर 1997 को अपना टिकट करवा के और जयपुर के लिए जो कोटा से ट्रेन आती है उसमें बैठ गया और यहाँ जयपुर आ गया सुबह सुबह। वो ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग दिगंतर में काफ़ी रिग्रेस होती है, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी रिग्रेस और इतना फोकस होता है पेडागोजी पर कि ऐसी ट्रेनिंग मैंने अभी तक तो कहीं देखी नहीं है और ना मैंने ली है। पूरे मतलब 4 महीने तक इतनी रगड़ाई वो करते हैं, इतनी घिसाई वहाँ पर होती है और इतने बड़े बड़े शिक्षाविद। तो मैं अभी यहाँ पर उनके बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, पर मैं उन 4-5 ट्रेनर्स का नाम बताना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये 4 महीने की ट्रेनिंग दी। इसमें रोहित धनखड़ स्वयं थे जो इस संस्था के फाउंडर मेंबर है, संस्थापक है, और रीना दास धनखड़ जो भी फाउंडर मेंबर है। ये दोनों लोग भी समय समय पर हमारे सेशन लेते थे। और उसके अलावा एक सुरेंद्र जी थे, उनका एक किस्सा मज़ेदार है जो मैं बीच में आपको बताऊंगा। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, सुरेंद्र जी हमें बहुत सारे पेडागोजिकल इश्यूज़ पर, लैंग्वेज पर, इन पर काफ़ी सारे ट्रेनिंग देते थे और सीखने सिखाने की बातें करते थे। उसके अलावा गणित विषय पर हमें रवि ट्रेनिंग देते थे, और रानी सिंह भी कई सारे ऐसे स्कूल से जुड़े, स्कूल माहौल के से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करती थी। और कभी कभी बहुत सारे बुक्स, मुझे याद है एक तोतो चांद पुस्तक पे रानी सिंह ने काफ़ी अच्छी चर्चा मेरे प्रशिक्षण में एक बार की थी। तोतो चांद का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही जानी पहचानी पुस्तक है शिक्षा के क्षेत्र में। तो सुखो पूर्वयाना की वो लिखी हुई है, बहुत मेरी फेवरेट बुक है। तो ये जो 4 महीने की ट्रेनिंग थी, इस ट्रेनिंग को प्राप्त करने के बाद में जनवरी 1998 में फाइनली हमको डिक्लेयर किया गया कि अब आप लोगों को स्कूलों में काम करने की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तो दिगंतर उस समय 3 स्कूल संचालित करता था, और ये स्कूल जो है बिना किसी फीस वीस के बच्चों के लिए चलाए जाते थे जयपुर से थोड़ा आउटर में, वो नागौरियान आगरा रोड पे। और यहाँ पर वो आसपास की जो कम्युनिटी थी, वो उस कम्युनिटी के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। तो जो 3 स्कूल थे वो, उसमें एक रतवाली शाला थी जो बहुत ही अच्छे, एक नेचुरल दृश्य था उस रतवाली शाला का। पहाड़ों के बीचों बीच, पहाड़ की तलहटी के नीचे वो स्कूल है, और घास का छप्पर ऊपर डला हुआ है। आसपास जो ईंटों की 4 दीवारी है, उसमें 2-3 बढ़िया अच्छी सी खिड़कियां हैं जो रोशनदान का काम करती है। एक दरवाज़ा है, सामने खेल का लंबा चौड़ा मैदान है, और एक बच्चों की खेल गतिविधियों के करने के लिए एक सामने ही चबूतरा बना हुआ है। और ये स्कूल काफ़ी मनोरम दृश्य लगता है वहाँ से देखने पर, सामने से रोड पे से आप देखेंगे तो ये रतवाली स्कूल था। और इससे थोड़ा आगे एक स्कूल था बंदयाली स्कूल, ये इससे थोड़ा बड़ा स्कूल था, बड़ा ग्राउंड था, बड़ी जगह थी, वहाँ भी हरियाली काफ़ी थी, नेचुरल दृश्य था काफ़ी कुछ। और इसके अलावा बंदयाल स्कूल की एक कहानी और है, बाद में सरकार ने उसको डिमोलिश करके और वहाँ से दिगंतर को शिफ्ट करने के लिए बोला। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी अच्छी शिक्षा और अच्छा काम हो रहा होता है तो वो कई लोगों की नज़र में चुभता है। फाइनली वहाँ पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का निर्माण उस जगह पर हो गया और स्कूल को शिफ्ट करना पड़ा भावगढ़ में किसी और जगह पर। अभी वो स्कूल भावगढ़ में चल रहा है। एक स्कूल उस समय दिगंतर के कैंपस में चलता था जिसे टोडी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये इलाका टोडी रमजानीपुरा के नाम से जाना जाता था, तो वो टोडी स्कूल कहलाता था। मुझे जो पढ़ाने का दायित्व मिला वो बंदयाली स्कूल था, ठीक है। तो 1998 से मैं बंदयाली स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा,
और ये जो 4 महीने की रिग्रेस ट्रेनिंग हुई थी उस दौरान हमारा यहाँ पे जो स्कूल की टीचर्स के साथ भी एक टाई अप होता है, जिसमें आपको 1 महीने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो वो पढ़ाने का काम मेरे को रतवाल स्कूल में मिला था और मधु सिंह अध्यापिका थी, उनके साथ मैंने ये काम किया। मधु सिंह के साथ 1 महीने तक मैंने रतवाली में बच्चों को पढ़ाना करना सीखा था। और फाइनली जब 1998 में, जनवरी 1998 में मुझे पढ़ाने का काम दिया गया था बंदयाल स्कूल में, भावगढ़ बंदया। तो बंदयाल स्कूल में जब मैं गया तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे लिए वो इतने बच्चे, वहाँ काफ़ी सारे बच्चे थे, अभी लगभग 600 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। और उस स्कूल में जब मैंने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया तो शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें, दिक्कत और समस्याएं आती है, तो वो मेरे साथ भी है। मसलन वहाँ पर स्कूल का जब शुरुआत होती है, एक वो असेंबली से होती है जिसे मॉर्निंग असेंबली कहते हैं। और मॉर्निंग असेंबली से पहले सारे बच्चे और टीचर मिलकर स्कूल की सफाई करते हैं, सभी बच्चे और टीचर, सारे टॉयलेट वगैरह सब बराबर। और ये काम मेरे लिए कोई नया नहीं था, क्योंकि दिगंतर में जब 4 महीने की ट्रेनिंग ली तो यहाँ पर भी इस तरह का काम हम लोग करते थे। और एक जो महात्मा गांधी का एक सिद्धांत था, श्रम विभाजन का सिद्धांत, ये मुझे बहुत पसंद आता था दिगंतर में। हाँ, हालांकि शुरू में जब मैं दिगंतर से जुड़ा था तब मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि घर से नहा धो के तैयार हो करके अप टू डेट होके जाते हैं, और वहाँ जाते ही रोहित जी कहते हैं कि चलो अपना अपना काम करो, सब मंगलवार है आपका नवल जाइए, टॉयलेट में सफाई का काम है। तो थोड़ा अजीब लगता है यार, नहा धो के आए और ये कह रहे हैं हार्पिक ब्रश लेके टॉयलेट साफ कीजिए। लेकिन जब देखा कि ये तो रोहित भी कर रहे हैं, ये तो सभी लोग कर रहे हैं, कोई, और वो टर्न बदलता रहता था। मंगलवार को यदि मुझे टॉयलेट साफ करना है तो बुधवार को मुझे कहीं और हॉल की सफाई करनी होती, तो मौका सभी को मिलता था। तो ये चीज़ स्कूल में भी हम सब बच्चे और शिक्षक मिलकर करते थे, और इसके लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, कम्युनिटी को भी नहीं। कम्युनिटी भी समझती थी कि बच्चे जहाँ बैठते हैं, यदि बच्चे और शिक्षक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और इसे कम्युनिटी देखती थी, वॉच करती थी कि टीचर भी बराबर इस काम में सहयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक सिद्धांत था श्रम विभाजन का। और साथ ही अपने बर्तन वगैरह धोना करना भी यहाँ पर सभी व्यक्तियों को खुद ही करना पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी, मुझे लगा। और वो चीज़ मुझे आज भी मेरे काम में, मेरे घर में मुझे बहुत मदद करती है कि श्रम विभाजन का सिद्धांत हम घर में भी काम का बंटवारा करके करते हैं सारे काम इस तरह से। तो ये एक चीज़ थी। अब ये जो मॉर्निंग असेंबली होती थी, उस मॉर्निंग असेंबली में क्या होता था कि बच्चे रोजाना अलग अलग गतिविधियाँ करते थे। जैसे एक दिन नाटक करेंगे, तो ये नाटक शिक्षक और बच्चे दोनों मिलके करेंगे। कभी बच्चे अकेले करेंगे तो कभी शिक्षक अकेले करेंगे। कभी गीत कविताएं करेंगे। कभी खेल का दिन होता था, कभी एकाभिनय मुकाभिनय का दिन होता था, या किसी दिन सैर सपाटे पे जाने का दिन होता था। तो ये अलग अलग गतिविधियां सुबह मॉर्निंग में आधे घंटे के लिए होती थी। इसमें मैं मेरा एक अनुभव आपको बताता हूँ। एक बार शुरू का बात है कि जब एक नाटक हमारे शिक्षकों ने प्लान किया, और उस नाटक में मुझे एक महिला बनने का रोल दिया। तो आप जैसे जानते हैं कि बड़े हमारे समाज के अंदर किसी पुरुष को कहा जाए कि तुम्हें महिला के कपड़े पहन करके और ये अभिनय करना है, ये डायलॉग बोलने हैं, तो वो बड़ा झिझकता है शुरू में, यदि उसका उस तरह का ओरिएंटेशन नहीं हो रहा होता तो। और ये भी लगता है ना, अपना वो पुरुषवादी नजरिया आ जाता है सामने, जो पैतृक सत्ता है कि मैं और स्त्री बनूंगा औरत के कपड़े पहन के। तो मेरे अंदर भी वो हेजिटेशन था, और मैंने मना कर दिया पहले दिन कि नहीं भाई देख, मेरे को और कोई रोल दे दो, मैं महिला नहीं बन सकता, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो खैर वो नाटक तो हुआ। तो उस दिन सभी शिक्षकों ने कहा कोई बात नहीं है, आप अगली बार ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। तो अगली कोशिश में, अगली बातचीत में फिर अगले टर्न पे मैं इसके लिए तैयार हो गया, और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। और अब जब यदि मुझे कोई इस तरह के पात्र रोल करने को दे तो उसमें कोई हेजिटेशन मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि अब जेंडर में मेरी बहुत अच्छी समझ बन चुकी है। तो एक किस्सा ये था असेंबली का। कई बार हम लोग वहाँ बहुत सारे साथी मिलकर के क्रिकेट खेलते थे। बच्चों को क्रिकेट खेलने में बहुत रुचि होती थी, तो एक पूरा सत्र इस पे ही चलता था कि चलो आज असेंबली में गेम में क्रिकेट रखते हैं। तो बहुत सारे हमारे एक साथी थे अलीमुद्दीन जी को क्रिकेट में बहुत रुचि होती थी। तो वो सब शिक्षक साथियों को भी साथ लेकर के और इस तरह से वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। वो क्रिकेट मुझे आज भी याद आता है। मैंने क्रिकेट खेलना पहली बार वहीं से सीखा था, और वहीं से मेरी क्रिकेट में रुचि बनी थी स्पेशली। तो ये असेंबली के बाद में बच्चे क्या करते थे, वो असेंबली हालांकि बहुत ही बच्चों में अभिव्यक्ति का एक माध्यम बनती थी, और बच्चे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखते थे नाटक के माध्यम। जो हम भाषा की बात करते हैं ना कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, तो बच्चे वहाँ नाटक के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, एकाभिनय के माध्यम से, मूकाभिनय के माध्यम से बहुत सारी अपनी भाषाई क्षमताओं का विकास करते थे।
और ये संभव हो सकता है यदि आज भी हम हमारे सरकारी विद्यालयों में इस तरह की चीज़ें करें तो वहाँ बच्चों को भाषाई क्षमताओं के विकास में बहुत मदद मिल सकती है इन सब गतिविधियों से। ठीक है, असेंबली के बाद में सब बच्चे अपने अपने समूह में जाते थे। अभी समूह क्या है, देखिए दिगंतर के विद्यालयों में हम जहाँ पढ़ाते थे वहाँ कक्षाएं नहीं होती थी, कोई क्लास नहीं होती थी, बच्चे अपने अपने स्तर के अनुसार अपने अलग अलग समूह में पढ़ना लिखना सीखते थे। और ये समूह बच्चों के एक ही समूह में कई स्तर के बच्चे हो सकते थे, अलग अलग स्तर के बच्चे हो सकते थे। शिक्षक उन सब के लिए एक प्लानिंग तैयार करता था, डेली की एक योजना बनाता था और वो कैसे काम करेंगे। तो इसमें होता क्या था, यदि आप शिक्षक हैं तो ये आपके काम की बात है कि जो बच्चे एक ही स्तर पर है, हंस तंवर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? चलिए, अभी शिक्षक का मैंने नाम लिया और हंस तंवर जी यहाँ पर जुड़ गए इस चर्चा से, लाइव चर्चा में। तो ये भी एक शिक्षक है हमारे जन सरोकार मंच टॉक से मेरी इनसे पहचान हुई थी और ये टॉक में पढ़ाते हैं। तो यदि आप शिक्षक हैं तो आप भली बात ही जानते होंगे कि जो एक ही स्तर के बच्चे हैं उनका आप एक समूह बना लो, उसको उपसमूह आप कह सकते हैं, सब ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे सब ग्रुप हम बना लेते हैं। पोथी 1 पे 5 बच्चे, उनका एक सब ग्रुप बन गया। पोथी 2 और 3 पे 7 बच्चे, उनका एक सब ग्रुप बन गया। और ये सब ग्रुप में बच्चे काम करते थे और धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे बच्चों की सीख स्तर में बढ़ोतरी होती थी, ये ग्रुप बनते बिगड़ते रहते थे, बच्चे आपस में एक दूसरे नए ग्रुप में जाते रहते थे। तो ये बहुत अजीब लग सकता है हमारे शिक्षकों को कि बिना कक्षा के कैसे काम होता था, लेकिन ये बिना कक्षा के वहाँ पर काम होता था, जैसे समूह कहते थे। इन समूह का बहुत अच्छे से प्यारे से नाम होते थे और वो नाम बच्चे सब मिलकर के एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत तय करते थे। जैसे मेरे समूह का नाम अपना घर था और ये नाम बच्चों ने अपनी सहमति से सजेस्ट किया था कि इसे हम घर कहेंगे। मैंने उसमें अपना और जोड़ दिया कि अपना घर कहेंगे, तो बच्चे सहमत हो गए। वहाँ ये जरूर चीज़ है कि यदि बच्चे सहमत नहीं होते हैं तो आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप नहीं सकते वहाँ पे बच्चों को। तो कि वो पूरा स्कूल एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित है जहाँ ये मान्यता है कि बच्चे जो है आत्मनिर्भर बने सीखने में, और बच्चे जो है सीखने में आत्मनिर्भर ही नहीं बने बल्कि वो सोचने में, समझने में और सेल्फ डिपेंड बनने की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़े और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सीखे। तो बातचीत एक मुख्य मुद्दा हुआ करता था। और जैसा मैंने कहा कि शुरू में मैंने बताया था कि वहाँ बच्चों के प्रति किसी प्रकार का दंड भय आप उपयोग नहीं कर सकते थे। इस पर ट्रेनिंग में भी इसके नुकसान और फायदों पर बहुत रिगरस चर्चा होती थी और अंततः हर टीचर ये समझ बना के जाता था कि हम बच्चों को मारेंगे पीटेंगे नहीं, और बल्कि उन्हें आँख भी नहीं दिखाएंगे। और धीरे धीरे जब वो स्कूल इतने समय से चल रहे तो वहाँ के बच्चे भी बहुत इस मामले में सजग रहते थे कि यदि आप अपना पेशेंस खो रहे हैं, लूज हो रहे हैं और आप जो है बच्चों को डांट रहे हैं, तो बच्चे आपको खुद बता देते भाई डांटिए मत, आप आँख क्यों दिखा रहे हैं, आप बात कीजिए ना मेरे से, यदि मैंने गलती की तो आप बात कीजिए। तो बच्चे शिक्षक को बताते थे कि हाँ वो कुछ गलत कर रहा है, वो बच्चों को आँख दिखा रहा है या डांट रहा है, वो गलत कर रहा है। तो वहाँ पर हम बच्चों को आँख नहीं दिखा सकते थे। और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी कि बच्चे लेट आते थे तो हम उनसे बात करते थे कि भाई आज आप लेट क्यों हुए, तो वो बच्चे अपने अपना कारण बताते थे। आज मम्मी ने खाना नहीं दिया, या लेट हो गया, आज मैं लेट उठा, या आज मुझे बकरी चराने भेज दिया था सुबह सुबह जल्दी और आने में लेट हो गया। तो किसी दिन यदि मैं लेट गया तो बच्चे मेरे से भी सवाल करते थे, नवल जी आज आप कैसे लेट हो गए। तो मैं भी उन्हें जेन्युइन रीज़न बताता था कि भाई मेरे लेट होने का आज ये कारण है कि मुझे दवा लेने जाना होता गया था, या जो भी जेन्युइन रीज़न होता वो बताता था। यदि आप एक ही एक रीज़न बार बार रोज़ बता रहे हैं तो वो बच्चे उसको समझ जाते थे और वो फिर उस पर बातचीत करते थे। धन्यवाद रामलाल जी, मैं यादें आपकी ताज़ा हो रही है तो मैं भी उन्हें याद कर रहा हूँ बताते हुए। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा था। और कई बार कहा जाता है ना कि बातचीत से मसले हल नहीं होते, लेकिन मुझे मेरे दिगंतर से सीखा कि एक कोई सा भी बड़ा से बड़ा मसला हो आप बातचीत से उसे सुलझा सकते हैं विवेक के द्वारा। तो वहाँ बातचीत होती थी, बच्चे कोई भी शैतानी करते कोई भी करते तो कभी भी कोई टीचर बच्चों को मारता पीटता नहीं था, इवन आँख भी नहीं दिखाता था। और डंडे वंडे ये तो वहाँ पे मतलब कल्पना नहीं की जा सकती थी कि स्कूल में कभी आपको कोई डंडा दूर दूर तक दिखाई देगा। हाँ जी, पॉइंटर के रूप में भी नहीं, ऐसे भी नहीं कि ये तो पॉइंटर है वो फलाना, नहीं होता था। तो वो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ वहाँ से सीखने को मिली और ये मेरा भ्रम टूटा कि बिना भय के बिना डर के बच्चे नहीं सीखते हैं। मुझे लगा कि बच्चे बिना भय के बिना डर के सीखते हैं और आपको उन्हें सिखाना आना चाहिए, बात करना आना चाहिए, आप में पेशेंस होना चाहिए। तो ये और हमसे कई सारे लोग जो बाहर से विजिटर, दिगंतर में बहुत विजिटर आते थे
यकीनन मानिए बहुत देशों से विदेशों से बहुत सारे विजिटर आते थे, क्योंकि ये स्कूल बहुत जाना पहचाना और एक नाम है स्कूल का शिक्षा के वैकल्पिक शिक्षा के मामले में। तो वो विजिटर अक्सर हमसे यही सवाल करते थे, भाई ऐसी क्या गुट्टी पी के आते हो कि तुम लोगों को गुस्सा नहीं आता? ये बच्चे इतनी शैतानियाँ कर रहे हैं, तुम शांति से बैठे हो, उनसे चर्चाएँ कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ऐसा क्या करते हो यार तुम लोग, क्या पी के आते हो यार? ऐसे हमने बहुत सारे टीचर देखे, स्कूल देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे टीचर नहीं देखे। तो हम भी कहते थे जी ये धीरे 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 प्रयास से आता है, एकदम से नहीं आता है, आप करते रहते हैं तो आप में ये चीज़ें विकसित। हेलो अलीमुद्दीन खान जी, अभी मैं उनका नाम ले रहा था, ये मेरे साथी हैं, भी दिगंतर में टीचर थे अलीमुद्दीन खान साहब। तो हमारे काफ़ी अच्छे अनुभव रहे हैं और दिगंतर का, मेरी टीम में बहुत सारे साथी थे अच्छे अच्छे, जो भी अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं। अलीमुद्दीन साहब अभी इसमें LLF में काम कर रहे हैं हरियाणा में, और इसके अलावा और भी साथी थे, दिलीप थे हमारे साथ में, अगस्त थे, रेशमा अग्रवाल जो भी यूनिसेफ में काम कर रही हैं एजुकेशन ऑफिसर के तौर पे, उनके साथ मैंने यहाँ राजस्थान में यूनिसेफ में भी काम किया था लहर प्रोजेक्ट में। तो बहुत अच्छी अच्छी संस्थाओं में अच्छी अच्छी जगह पर मेरे सारे शिक्षक साथी काम कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे साथी सरकारी शिक्षक भी बन गए, वो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे साथी ऐसे जो अभी दिगंतर में पढ़ा भी रहे हैं वहीं पर, जिनसे मैं मिला हूँ। अभी 2018 में मैं मेरी संस्था से हम 2 लोग गए थे, मेरी एक कलीग थी प्रतिभा, मुंबई से हैं वो, और मैं, हम दोनों को एजुकेट गर्ल्स ने वहाँ पर कुछ नया सीखने के लिए भेजा था। तो बहुत सारे पुराने साथी, नौरत जी वहाँ मिले मुझे, रामजी लाल जी मिले, रेखा जी मिली, मंजू जी मिली, रीना जी, रीति, उन सबसे काफ़ी, हेमंत जी, सबसे काफ़ी मेरी बातचीत हुई डिटेल से। तो मैं बात कर रहा था इस मुद्दे पे कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, माहौल था सीखने सिखाने का, वो चाइल्ड फ्रेंडली होता था। बच्चों के प्रति पूरी बच्चों की डिग्निटी का, गरिमा का पूरा सम्मान किया जाता था, किसी दंड भय का इस्तेमाल शिक्षकों के द्वारा नहीं किया जाता था। और यदि कोई टीचर कभी गलती से ऐसा कर दे तो उस पर बात होती थी उस टीचर के साथ, भाई आज आपने ऐसा क्यों किया, बच्चों को आँख क्यों दिखाया, बच्चों को डांटे। मुझे एक किस्सा याद है, छोटा सा सुना के फिर आगे बढ़ता हूँ। एक बार असेंबली के टाइम पर 2 बच्चे आपस में भीड़ रहे थे, फंद रहे थे, वो बहुत गुत्थम गुत्था हो रहे थे। मैं उनके पास पहुँचा, मुझे उनका नाम भी याद है, कल्लू था और एक जहीर खान था, वो भी बहुत बड़े होंगे, कहीं होंगे तो सुन रहे होंगे। तो दोनों झगड़ रहे थे, एक दूसरे का गिरीबान पकड़ के। मुझे भी खराब लगा, मैंने कहा यार भाई ऐसे झगड़ क्यों रहे हो? तो मैं उनके पास गया, एक्चुअली मुझे उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, पर उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि मैंने उन दोनों को हाथ जोर से पकड़ के ऐसे छुड़ा दिया। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे मेरे पास आए, नवल जी आपने हमारे हाथ ऐसे क्यों छुड़ाए? मैंने कहा भाई क्यों, आप झगड़ रहे थे दोनों तो मैंने छुड़ा दिया। वो नहीं आपको बात करनी चाहिए थी हमसे, आपने तो ऐसे छुड़ा दिया हाथ पकड़ के, थोड़ा सा कलाई वलाई में दर्द हो गया भाई, ऐसे नहीं करते ना, ये गलत है। तो मैंने कहा सॉरी भाई, मैं ये गलती मानता हूँ, लेकिन अब आप लोगों को झगड़ना क्या सही था? तो वही बोले सॉरी हमारा झगड़ना भी सही नहीं था, हम नहीं झगड़ेंगे, हम लोगों को भी गुस्सा आ गया था। चलो, तो इस तरह की बातचीत वहाँ पर हम लोग आपस में बच्चे और शिक्षक मिलके करते हैं ये चीज़। और वो संवाद सब लेवल पे होता है, यदि 2 शिक्षकों को भी आपस में कोई समस्या है तो वो जाके बात करेंगे, अपने कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे। वहाँ एक महासभा होती थी, महासभा का भी किस्सा मैं सुनाऊंगा आपको, ये क्या चीज़ है, कैसे होती थी। तो अब बच्चों का मूल्यांकन होता था निरंतर, ऐसे परीक्षाएं नहीं होती थी। जैसे मैंने शुरू में कहा ऐसा स्कूल है जहाँ कोई परीक्षा नहीं होती थी। तो अब आप कहेंगे कि फिर बच्चों का सीखने का डेटा कैसे रिकॉर्ड किया जाता था? तो उसका हम लोग रोज़ एक रिकॉर्ड बनाते थे। लर्निंग एक रजिस्टर होता था, प्रत्येक बच्चे का उसमें नाम होता था। एक क्लास में 25-30 बच्चे अधिकतम होते थे। उन बच्चों की रोज़ प्लानिंग होती थी और उसकी रोज़ रिकॉर्डिंग होती। बच्चे ने आज क्या सीखा, ये बच्चा कल क्या सीखेगा, उसकी एक प्लानिंग हर एक विषय में, हिंदी में, गणित में, पर्यावरण में, सब विषयों में वो प्लानिंग होती थी। और उसका रिकॉर्ड डेली उसका रिकॉर्ड होता था। और 6 माह की प्रोग्रेस रिपोर्ट एक बच्चों की लिखी जाती थी और फिर एक सालाना प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखी जाती थी। और वो रिपोर्ट्स समय समय पर बच्चों के अभिभावकों के साथ भी साझा की जाती थी कि आपका बच्चा इतना जानता है। तो इस तरह से समुदाय भी इन स्कूलों से जुड़ा रहता था। समय समय पर पेरेंट्स मीटिंग होती थी, उनमें अभिभावक आते थे और हम ये सब चीज़ें उनके माता पिता के साथ साझा करते थे। तो ये एक अनोखा स्कूल मेरे मतलब मेरे अनुभव में, मतलब बहुत ही अपने आप को वो मानता हूँ इस मामले में कि यदि मैं दिगंतर से नहीं जुड़ा होता तो आज मैं कहाँ होता। दिगंतर से बहुत सीखा मैंने, रोहित जी से, रीना जी से और बहुत सारे साथियों से जो दिगंतर में काम करते थे। और ये जो जितनी भी नींव हमारी बनी शिक्षा को लेकर के, एक आधार बना शिक्षा को लेकर के, ये दिगंतर ने बनाया।
और 20 साल हो गए आज मुझे शिक्षा में काम करते हुए, बल्कि ज़्यादा 22 साल हो गए 2020 में। तो इन 22 सालों में मैं बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, मैंने अलग अलग जगह पर काम किए हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, दिगंतर में मैं शिक्षक के साथ साथ फिर प्रमोट हुआ और शाला समन्वयक के रूप में मुझे 2 स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ में टीचिंग का काम भी करता था, उसमें रतवाली और रोड़ी स्कूल थी। तो 2002 या 3 तक मैंने दिगंतर में काम किया था। इसके बाद में अन्य और संस्थाओं के साथ जुड़ के काम किया और फिर से 2006 में वापस में दिगंतर में आया एक बड़े प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में था, क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें DIET के साथ कार्यक्रम था। वहाँ मैंने इनिशियली 2006 में ट्रेनिंग फैकल्टी के रूप में ज्वाइन किया और 1 साल बाद में वहाँ पर प्रमोट होकर के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के रूप में मैंने वहाँ पे पूरे जिले की ट्रेनिंग, पूरे जिले के टीचर्स के ट्रेनिंग की हमने काम किया। और ये जो पेडागोजी हमने दिगंतर से सीखी थी, ये हमने वहाँ पर पूरे 12 जिले में अप्लाई की, जिसमें शिक्षा के प्रति नज़रिया, इंसान कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, हम किस तरह का समाज चाहते हैं, उसमें हम किस तरह की शिक्षा चाहते हैं, शिक्षण विद्या हमारी कैसी होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर काफ़ी रिग्रेस काम होता था। तो ये जो 12 के अनुभव है अकादमिक समन्वयक के रूप में क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम, उनको पर कभी बाद में साझा करेंगे। आज हम दिगंतर के स्कूलों पे केंद्रित रखते हैं अपनी चर्चा को। तो जैसा कि आप सबको मैं बता रहा था कि ये जो बच्चे थे इनकी कोई परीक्षा नहीं होती थी। और जैसे कि मान लीजिए कक्षा 4 तक या 5 तक वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, 5वीं में उनको परीक्षा देनी है बोर्ड की, तो वो सरकारी सिस्टम में जाके परीक्षा दे आते थे और परीक्षा के प्रति बहुत सहज रहते थे, कोई डर भय नहीं रहता था और आराम से अपना पेपर वेपर दे करके उनका रिजल्ट आता था और उनको पढ़ना होता था अगली कक्षा में तो दाखिला ले लेते थे 6 में। अभी ये 10वीं 12वीं तक शायद ये स्कूल चल रहे हैं, तभी सारे बच्चे वहीं पढ़ते हैं। यशस्वी जी नमस्कार। तो मैं बात कर रहा था, परीक्षा नहीं होती थी, डर नहीं होता था, भय नहीं होता था, बच्चों को अपने गति से सीखने की स्वतंत्रता होती थी। जैसे आप लर्निंग स्पेस बोलते हैं ना, पेस ऑफ लर्निंग, ये पेस ऑफ लर्निंग जो है वहाँ पर था। हर एक बच्चा अपनी गति से सीख सकता था, बच्चों पर कोई दबाव नहीं होता था, प्रेशर नहीं होता था और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती थी। जैसे ऐसा भी नहीं था कि आज हम गणित पढ़ेंगे तो सिर्फ क्योंकि गणित टीचर तैयारी करके आया और उसको वही पढ़ना है तो गणित ही पढ़ी जाएगी, ऐसा नहीं होता था। श्वेता जी नमस्कार। श्वेता भी स्कूलों से जुड़ी हुई रही है, संदर्भ शाला शाहबाद में काफ़ी काम किया है इन्होंने। तो बहुत सारे साथी थे जो इस संस्था से जुड़े रहे, अभी अन्य संस्थाओं में काम कर रहे हैं। तो ये बच्चे जो है, कभी कभी मैं क्या करता था, सुबह स्कूल में जाता था तो दिन भर की दिनचर्या बच्चों के साथ शेयर करता था कि आज हम क्या पढ़ेंगे। गणित पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम 1 घंटे बाद हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, फिर हम हिंदी पढ़ेंगे, फिर हम पर्यावरण पढ़ेंगे और कला, एक कला का भी पीरियड होता था। खास चीज़ मैं बताऊँ आपको, बंसीलाल जी सर यहाँ पर परमार साहब हैं, कला के मर्मज्ञ हैं और काफ़ी उनके चित्र वगैरह और पेंटिंग वेंटिंग में फेसबुक पर देखता रहता हूँ। दिगंतर में कला का एक कालांश होता था रोज, उसमें बच्चे अपने मनपसंद के चित्र, अलग अलग थीम शिक्षक उनको देते थे। कभी अपने मनपसंद के चित्र बनाओ, कभी जो है प्रकृति का नज़ारा देख के बनाओ, कभी जो है कोई वस्तु रख दिया सामने उसको देख के बनाओ बच्चे। और ये सब में मदद करने के लिए एक बार शिव कुमार गांधी दिगंतर से जुड़े थे, उन्होंने पूरा एक कला का एक पूरा करिकुलम डिजाइन किया था, पूरा एक पाठ्यक्रम बना था कैसे बच्चों को पढ़ाना क्या। तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे और हम लोग भी कला वहाँ से सीखे थे। चित्र बनाने में, पेंटिंग बनाने में बहुत रुचि मेरी उस समय जागृत हुई थी दिगंतर से। तो कला का भी एक कालांश होता था। और एक चीज़ और बताऊं, दस्तकारी का एक कालांश वहाँ पर होता था, तो जिसमें बच्चे जो है कारपेंट्री का काम करते थे और जगदीश जी अध्यापक होते थे हमारे, तो वो बच्चों को कारपेंट्री सिखाते थे। नमस्कार ओम प्रकाश बिश्नोई जी। तो बच्चे कारपेंट्री भी करते थे और बच्चे, और हम भी टीचर भी जाते थे तो वो हमको भी सिखाते थे। और क्ले वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसमें बच्चे क्या करते थे, एक कालांश होता था क्ले का। कभी अब वो जो कला का कालांश था वो बदलता रहता था, कभी उसमें क्ले वर्क हो रहा है, कभी कारपेंट्री हो रही है, कभी बच्चे चित्र बना रहे हैं, कभी कुछ और कार्य कर रहे हैं। तो जो क्ले वर्क होता था उसमें बच्चों को आसपास से क्ले इकट्ठी करके उसकी पहले प्रिपरेशन होती थी, पूरे 1 दिन पहले उसको छान के, कूट के, गला करके, भिगो करके रखते थे। दूसरे तीसरे दिन उसे काम लेने लायक बनाते थे और फिर बहुत सारे खिलौने बच्चे उससे क्ले से बनाते थे। तो धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आप जुड़े इस चर्चा से, अच्छा लगा मुझे। आपने वादा भी किया था मैं आऊँगा सर, गुड। तो यहाँ पर कला पर भी बहुत फोकस था,
बच्चों इन चीज़ों से बच्चे की जो उसकी जो स्किल्स बढ़ती है सीखने की। आप देखें आज जो छोटे बच्चे होते हैं खासकर उनकी जो ये जो स्किल्स होते हैं छोटे उनकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है, कर्मेंद्रियाँ होती है, तो इनका बैलेंस, संतुलित बैलेंस बनाने में ये क्ले, कारपेंट्री और कला जो है ये बहुत ही अच्छे विषय हैं और इनसे बच्चे काफ़ी अच्छा सीखते हैं। तो ये अभी मैंने थोड़ा सा दिगंतर के बारे में आपको बताया कि किस तरह वहाँ काम करते थे, शिक्षण विधियाँ किस तरह काम मिले, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी जिनमें बच्चों को बोलने के बहुत मौके दिए जाते थे, बच्चे बेझिझक बात करते थे। आप देखिए कि बच्चे वहाँ पर शिक्षकों को उनके नाम से पुकारते थे। अब ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि यार ऐसा कोई स्कूल हो सकता है कि जहाँ पर बच्चे शिक्षक को नाम, जी बच्चे मेरे को नवल जी बोलते थे, और ऐसे ही बाकी सब शिक्षकों को अलीमुद्दीन जी, अर्जुन जी, चिरंजीव जी, दिलीप जी, ऐसे तो बच्चे नाम से बुलाते थे। इसके पीछे एक सोच था दिगंतर में, वो ये था कि बालक और शिक्षक संबंध कैसे हो, इस पर एक रिग्रेस का काम होता था ट्रेनिंग में, और ये बताया जाता था कि बालक शिक्षक संबंध ऐसे होने चाहिए जहाँ पर बच्चों के और शिक्षक के बीच में कोई भय नहीं हो, कोई डर नहीं हो, कोई हेजिटेशन नहीं हो, कोई झिझक नहीं हो। और ये झिझक कब टूट सकती है? कई बार हम जिसे गुरुजी कहते हैं ना, वहाँ एक झिझक रहती है। कई बार जिसे हम सर कहते हैं ना, वहाँ पर एक झिझक रहती है। लेकिन हम हमारे जब दोस्त से बात करते हैं ना, दोस्त बोल करके, तो वहाँ कोई झिझक नहीं होती, तो हम हर बात खुल करके वहाँ बोलते हैं। तो ये ऐसा दोस्ताना संबंध वहाँ पर होता था, लेकिन उसमें भी बहुत आदर और सम्मान होता था। बच्चे जो है आज भी मुझे तो याद आते हैं वो बच्चे, जब कभी भी मिलते हैं, मुझे फेसबुक पे मिलते हैं, वसीम भाई है मेरे, बहुत सारे साथी है, कोयल है, गीता है, ये साथी जब मिलते हैं तो ये आज भी वैसे ही बोल, रजनी है, मेरे स्टूडेंट रहे हैं ये सब, तो ये आज भी फेसबुक पे हेलो नवल जी कैसे हैं। हालांकि उम्र में मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ, लेकिन वो आदत जो वहाँ से बनी हुई है, और मुझे भी बहुत प्यारा लगता है कि बहुत बढ़िया कि मैं अच्छा हूँ, और आपस में बातचीत करते हैं। तो ये सम्मान भी रहता है, ऐसा नहीं रहता कि उन संबंधों में सम्मान नहीं होता, उन संबंधों में नहीं होता तो हेजिटेशन नहीं होती, उन संबंधों में यदि नहीं होता तो डर नहीं होता, उन संबंधों में यदि नहीं होता तो भय नहीं होता, संकोच नहीं होता, अपनापन होता है, प्यार होता है। ठीक है, तो वो जो गुरु शिष्य वाला भाव है ना, वो यहाँ नहीं होता था। दोस्ताना संबंध होते थे बच्चों के और शिक्षक के बीच में, और बच्चे नाम से पुकारते थे हम सब लोगों को, और वो बहुत अच्छा, और हमारे तो आदत में आ गया था काम करते हुए। मैंने लगभग 5 साल मैंने दिगंतर में काम किया था, स्कूलों में पढ़ाने और शाला समन्वयक के रूप में। एक दो चीज़ें मैं आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड बताना चाहूँगा कि जब हम ट्रेनिंग करते थे तो ट्रेनिंग के दौरान ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर सोचने समझने के लिए कहा जाता था। और ये जो आजकल आप मुझे फेसबुक पे देखते हो, हमारा एक ग्रुप भी है नास्तिक दुनिया, बंसीलाल जी परमार सर तो काफ़ी वहाँ पे आते हैं और अपने राय विचार रखते हैं। तो ये जो दुनिया के प्रति जो ये जो चीज़ें थी ना, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, इन चीज़ों पे बहुत मंथन वहाँ होता था। शायद ही कोई संस्था इस तरह रिग्रेस इन पर चर्चा करती हो, संवाद करती हो, लेकिन वहाँ हमें बहुत संवाद करने का अवसर दिए जाते थे। हमें कहा जाता आप सोचिए कैसे आप ये चीज़ें मान रहे हैं, कैसे ये मान रहे। शुरू में तो मुझे लगता था यार कोई ईसाई मिशनरी के स्कूल में आके फंस गया मैं, तो ये तो सब अल्लाह वल्लाह भगवान गॉड तो सबके खिलाफ है। लेकिन बाद में ये सब धारणाएं आपकी धराशायी हो जाती, टूट जाती, आपको लगता है कि नहीं, ये जो कह रहे हैं इनकी बातों में, इनकी तर्क में दम है। तो फिर दुनिया किसने बनाई, कैसे बनी, उसके एक वैज्ञानिक कारणों पे आपको जाना होता है, वैज्ञानिक संबंध उसके देखने पड़ते हैं। ये जो सूर्य, चांद, पृथ्वी, दिन रात, इन सब चीज़ों पर कैसे बच्चों को हम इनको सिखाएंगे, कैसे इन पे बच्चों के साथ बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट पे काफ़ी रिग्रेस काम हम लोग ट्रेनिंग में करते थे। और वहाँ से ये धारणाएं बलवती हुई, और आज जो मेरा जो व्यक्तित्व आपको नज़र आता है, जो मेरा लेखन नज़र आता है, ये सब के पीछे वो नींव है जो वहाँ से बनी। आपको याद दिला तो दिगंतर में कोई प्रार्थना नहीं होती, और सभी स्कूलों में नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्कूल में नहीं होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने एनसीएफ 2005 में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो ये कहते हैं कि प्रार्थनाएं आपको अंदर से कमजोर बनाती है, याचक बनाती है, आपको भिखारी बनाती है। आपको प्रार्थनाओं में कोई एक दाता होता है, कोई एक पाता होता है, एक याचक होता है। जैसे वो है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो कौन दाता भाई? आप शक्ति अपने अंदर से महसूस कीजिए ना, किस दाता से आप शक्ति मांग रहे हैं?
वह शक्ति हमें दो दयानिधे। हमारे स्कूलों में ये बहुत प्रार्थना होती थी। कौन दयानिधे? ये दयानिधे क्यों? दयानिधे से आप भीख मांग रहे हैं। वो शक्ति आप अपने अंदर से लाइए, अपने विवेक से पैदा करिए। तो वहाँ पर हम लोग किसी तरह की प्रार्थना नहीं करते थे और ये चलन 12 में भी हमने बनाए रखा था। जब 12 में हमने क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम पूरे जिले में लागू किया तो किसी भी ट्रेनिंग में कोई प्रार्थना नहीं होती थी। प्रार्थनाओं को किसने रिप्लेस कर लिया था? बाल गीत कविताओं ने। बाल गीत कविताएं होती थी, चेतना गीत होते थे, किस्से कहानी आप सुना सकते हैं, कोई प्रेरणादायक है तो वो, लेकिन प्रार्थनाएं नहीं होती। तो ये एक आपको आश्चर्य हो सकता है, आपको लग भी सकता है कि प्रार्थनाएं तो होनी चाहिए, लेकिन दिगंतर इन सब मान्यताओं में विश्वास नहीं करता था। वो एक रैशनैलिटी की तरफ बच्चों को भी उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करता था और शिक्षकों को भी उस तरफ कि रैशनली आप सोचें, एक रैशनल थिंकिंग आपके अंदर पैदा हो, तो उसके बारे में दिगंतर काफ़ी बात करता था। तो जैसा मैंने बताया कि दिगंतर की बहुत सारी मान्यताएं इस चर्चा में निकल के आई है। अभी आपने देखा होगा जैसे बच्चे समझकर सीखें, आपसी सहयोग से सीखें, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बच्चे की गरिमा महत्वपूर्ण है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। बच्चे सीखने में आत्मनिर्भर बने, सृजनशील बने, चिंतनशील बने। ये ऐसे शिक्षण विधियों से ही बन पाएंगे, इस तरह की बातचीत से हो पाएंगे। बच्चे हमसे पूछते थे वहाँ पर, जैसे होली के त्यौहार पर आप चर्चा करिए बच्चों के साथ में, बच्चे कहेंगे कहानी तो अच्छी लगी सुनने में, पर ये कहानी है नवल जी। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? लंबी लंबी फेंक रहा था, ऐसा होता है क्या? बच्चे ये सवाल करते थे, तो हम भी कहते थे बिल्कुल आप भी सोचो। मुझे तो जो लगता था मैंने आपके सामने कहानी प्रस्तुत की। अब इस कहानी में क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, आप कुछ सोचिए, उस पर सवाल करिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग सवाल करते थे। तो यहाँ पर हर बच्चा अपनी गति से और अपने स्तर से सीखता था। सीखने की गति की स्वतंत्रता सभी बच्चों को होती थी। बच्चों के लिए परीक्षाएं नहीं होती थी, क्योंकि ये मान्यता थी कि परीक्षाएं बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में और मूल्य निर्माण में कोई मदद नहीं करती, उन्हें रट्टू तोता बनाती है, रटना सिखाती है। तो बजाय परीक्षाओं के भय के बच्चों को सीखना सिखाया जाए तो बच्चे उस तरह से सीखते थे। और दिगंतर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जो शैक्षिक सिद्धांत और जो व्यवहार के बीच में जो अंतर होता है, उस अंतर को पाटने की कोशिश की जाती थी। तो ये एक ऐसा मंच था, एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हम लोग नया सीखते थे। मैं उधर समय देख रहा था, अभी 7:40 हो गए हैं। मुझे लगा कि चर्चा को समापन की तरफ मैं लेके जाऊंगा। तो मैं समापन की तरफ जाऊं उससे पहले थोड़ा सा ये एक दो बातचीत आपको और कर लूं और उसको समय गणना भी कर लूं। तो मैंने जैसे मेरे अनुभव बताया दिगंतर में, दिगंतर के बहुत सारे साथी थे, अभी अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं 12 के बारे में बात कर लूँ, 5 मिनट फिर चर्चा खत्म करते हैं। 12 में जो DIET का प्रोग्राम था डाइट के साथ, वो बहुत ही अच्छा, 3-4 संस्थाएं थी उसमें, जिसमें हमारे विद्या भवन सोसाइटी उदयपुर से थी और दिगंतर था और एक ICICI फाउंडेशन था। ये 3 संस्थाएं मिलकर के वहाँ पर काम कर रही थी और ICICI फाउंडेशन को फंडिंग कर रहा था और एकेडमिक सपोर्ट का काम दिगंतर का था टोटली, और पूरी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग ट्रेनिंग का काम विद्या भवन सोसाइटी उदयपुर का था। हृदयकांत दीवान हम लोगों को इसमें मदद करते थे। एक चीज़ मुझे और याद आई कि दिगंतर में एक पत्रिका निकलती थी, शिक्षा विमर्श, बाई मंथली। शिक्षा विमर्श भी 1998 में स्टार्ट हुआ था। जब मैंने पहले दिन स्कूल ज्वाइन किया था उसी साल में वो शिक्षा विमर्श निकला था और उसके जो संपादक हुआ करते थे उस समय राजा राम जी भाटू। तो राजा राम जी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत प्रोत्साहित करते थे बहुत सारे लेख लिखने के लिए, और मैं बहुत सारे लेख लिखता था उसमें शिक्षा विमर्श में। तो जैसे शिक्षक और उसका व्यवसाय पे मैंने लिखा एक बार, तो क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षक का व्यवसाय आज भी उस तरह से प्रतिस्थापित नहीं है जिस तरह से एक डॉक्टर का व्यवसाय है, एक वकील का व्यवसाय है, और इसमें बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं इसके लिए, जिसमें शिक्षक भी एक स्वयं है, जिसमें उसको आत्मनिर्भर बनना की जो आजकल बात हो रही है वो बनने ही नहीं दिया जाता है। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा शिक्षक? आप देखिए ना, एक शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है तो आप उसे मौके दीजिए, किताब लिखने का मौका उसे दीजिए, NCERT में उसको लाइए, किताबें बनाने का मौका दीजिए, करिकुलम बनाने का मौका दीजिए। आप जो शिक्षण विधियों की बात करते हैं उस पर उसे विमर्श करने का मौका दीजिए, साथ साथ उसकी उस तरह की अकादमिक मदद कीजिए, उसको ट्रेनिंग उस तरह की दीजिए, तो वो आत्मनिर्भर बनेगा।
तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको टीचर के साथ बहुत सारा प्रयास और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों पे हम लोग जो है बात करते थे 12 में। और हाँ, हंस तंवर जी, आप भी विमर्श के पाठक रहे हैं। मैंने बहुत सारे आर्टिकल इसमें लिखे हैं। कुछ आर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा अभी, यदि दिखा पाया तो ये आर्टिकल मैं दिखाई देता हूँ आपको। चलिए देखिए, ये एक आर्टिकल था मेरा जो मैंने शिक्षा विमर्श में, जब मैं दिगंतर में काम करता था तो ये छपता था वहाँ पे, और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल छपे थे। ये सामाजिक शिक्षण कार्यक्रम एक प्रयोग, नवल किशोर सोनी के नाम से था ये आपको दिख रहा होगा। ये शिक्षा विमर्श का एक आर्टिकल है, सोशल लर्निंग पे था ये। टीचर्स एंड, ये मैंने बहुत बढ़िया एक आर्टिकल लिखा था, शिक्षक और उसका व्यवसाय, शिक्षा विमर्श के लिए। ये भी शिक्षा विमर्श में प्रकाशित हुआ था। और ये देखते हैं कौन से सन में, ये देखिए 2001 में, जनवरी 2001 में ये आर्टिकल मेरा प्रकाशित हुआ था। ऐसे ही बहुत सारे एनवायरनमेंट, एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा एक दृष्टि पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था। इसके अलावा सेक्स एजुकेशन पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था, प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा। और इस तरह के जो 12 का जो मैं आपको बता रहा था, ये 12 का एक प्रयास हमारा है। बीच में जो खड़े हैं डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत, उस समय 12 के कलेक्टर हुआ करते थे। और इधर जो खड़े हैं ये रमेश जी हैं, डाइट के प्राचार्य उस समय थे, अभी रिटायर्ड हो गए हैं। और ये मैं हूँ, मैं वहाँ पर एकेडमिक समन्वयक के रूप में काम करता था। तो हमने एक पत्रिका पहल के नाम से डाइट में निकाली थी, और ये मासिक पत्रिका थी जो हर महीने छपती थी और स्कूलों में जाती थी पहल के नाम से। ये देखिए आप, बच्चे खेल और सीखना है, रोहित धनखड़ का इसमें एक आर्टिकल है, फ्रंट पे आप देखेंगे इस तरह से। मुख्य संरक्षक इसके जो भी उस समय हमारे आयुक्त थे राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के, सुब्रा सिंह जी का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी मेहनत करती थी शिक्षा में। जेपी चंदेलिया जी थे, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में। और संरक्षक इसके हमारे जो SIRT उदयपुर के शारदा पंडोर जी थे, और उमा रानी द्विवेदी जी थी यहाँ से, और परामर्श में डाइट प्राचार्य थे, और रमेश जी थे डाइट प्राचार्य, और मैं हुआ करता था इसके परामर्श समिति में। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह के काफ़ी सारे आर्टिकल उस समय में लिखता था। और राजा राम जी भादु में इन पर मुझे बहुत वो प्रेरित करते थे लिखने के लिए। बहुत सारे सुझाव देते थे कि इस आर्टिकल में और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। तो भादु जी से भी मैंने बहुत सीखा उस समय जब वो दिगंतर में थे। वो ज़्यादा समय नहीं रहे, बीच में वो छोड़ के अपना खुद का एक NGO बना लिए समांतर के नाम से, अभी वो उसी में काम कर रहे हैं। तो उनसे सीखने समझने में काफ़ी मदद मिलती थी। और तो ये मेरे एक अनुभव थे। मुझे लगता समय ज़्यादा नहीं लें हम यहाँ पर, इस चर्चा को विराम दें। तो जैसा मैंने बताया कि ये ऐसा स्कूल था, तो शायद आपने गीजूभाई बदेगा की एक बुक है दीवा स्वप्न, कभी आप उसे पढ़ना। दीवा स्वप्न में भी ऐसा ही एक स्कूल का जिक्र है जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से गीजूभाई ने चुनौतियों के साथ अपना स्कूल में काम किया। और गीजूभाई बदेगा गुजरात से आते हैं, उन्हें बिना मूछे वाली माँ के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी किताबें उन्होंने लिखी है प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, तो उन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा। और एक किताब मैं आपको बताऊं, ये ज़रूर पढ़ना आप, तोत्तो-चान, नाम आपको उल्टा दिख रहा होगा लेकिन ये तोत्तो-चान है। ये तेत्सुको कुरोयानागी के द्वारा लिखी हुई लेखक की है, और मेरी सबसे फेवरेट किताब है तोत्तो-चान। तो आप ज़रूर पढ़िएगा इस किताब को जब भी आपको ये मिले। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और इसका PDF भी अवेलेबल है ऑनलाइन। बहुत ही अच्छी किताब है, जापान की एक स्कूल की। तो ये मेरे शैक्षिक अनुभव थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। और आगे भी ये श्रृंखला हमारे यहाँ पर जो शिक्षा के प्रति नज़रिया है इस पर जारी रहेगी। आप सब लोग इसमें आमंत्रित है, आप अपने विचार यहाँ रख सकते हैं लाइव आकर के लेखन के रूप में। फेसबुक पे हमारा पेज है शिक्षा के प्रति नज़रिया के नाम से, तो वहाँ पर आप आइएगा। ये वीडियो भी आपको वहाँ मिलेगा, यदि आप बाद में भी देखना चाहें इसे अपने साथियों को भी आप शेयर कर सकते हैं। और बहुत सारे साथियों का वहाँ पर आना जाना लगा रहता है। और वो हंस तंवर जी कह रहे हैं कि आपके साथ 12 जिले में रामलाल जी चौरसिया ने भी आपके साथ काम किया था। जी बिल्कुल किया था, वो संदर्भशाला परियोजना में थे। अभी उनियारा टोक में APF के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे साथी है। और एक खास बात रामलाल के बारे में, मेरे गांव का ही व्यक्ति है।
मेरा बचपन का यार है जी। अभी एपीएफ में काम कर रहे हैं और टॉक में, बिल्कुल। तो आप यदि कोई आपके साथियों को कोई सवाल है तो मैं उस पर थोड़ा बातचीत कर सकता हूँ। हंस तंवर जी ने एक टिप्पणी डाली है रामलाल जी चौरसिया के बारे में। रामलाल जी ये भी कह रहे हैं कि अनुभव सुनकर काफ़ी अच्छा लगा है। नवल जी, अरुण नाथ देवड़ा जी भी हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं। और आप सभी साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप बने रहे मेरे साथ इस चर्चा में और आपने पूरा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपके यदि कोई सुझाव है, कोई कमेंट्स हैं तो आप निश्चित रूप से यहाँ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उन पर बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। और समय मिला तो उन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे जो आप यहाँ सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से नमस्कार, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना। कोविड-19 के तहत, कोरोना के तहत जो भी सावधानियां बरतिए और टेक केयर। बाय दोस्तों, थैंक यू सुनने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।